दुनिया से जाने के बाद भी क्या किसी के अंदर ऐसी देशभक्ति हो सकती है कि वो मरने के बाद भी देश की रक्षा करता रहे? क्या यह मुमकिन है कि एक अकेला शख्स 300 लोगों को मार सकता है? आपने ऐसी कहानियां अक्सर फिल्मों में देखी होंगी, परंतु आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही जाबाज की कहानी बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती है बल्कि आम इंसान के अंदर भी देशभक्ति का जज्बा भर देती है। यह राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की कहानी है, जिसने अकेले ही 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन के 300 सैनिकों की लाशें बिछा दी थीं, जो 72 घंटे तक चीनी सैनिकों से भूखे प्यासे रहकर अकेले ही लड़ता रहा और अंत में लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गया। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बांडियू ग्राम में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ। उनका जीवन बेहद ही गरीबी में गुजरा, परंतु देशभक्ति के मामले में वे बहुत ही अमीर थे। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए, लेकिन कम उम्र के चलते उन्हें सेना में नहीं लिया गया। हालांकि 16 अगस्त 1960 को जसवंत सिंह रावत को 4थी गढ़वाल राइफल लैंसडाउन में उनका सिलेक्शन हो गया और 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और इसके एक साल बाद ही 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया और 4थी गढ़वाल राइफल को नेफा क्षेत्र में चीनी आक्रमण को रोकने के लिए मोर्चे पर भेज दिया गया। नेफा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत चीन का बॉर्डर है, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, जिसकी सीमा 1,000 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। यह इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले रास्तों के लिए बदनाम था। इन इलाकों में जाने भर के नाम से ही लोगों की रूह कांपने लगती है और ऐसी स्थिति में हमारे सैनिकों को चीनी सैनिकों के साथ युद्ध लड़ना था। चीन पहले से ही युद्ध की तैयारी करके आया था, परंतु भारत इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। भारतीय सैनिकों के पास ना तो अच्छे हथियार थे और ना ही ठंड से बचने के लिए अच्छे कपड़े, और तो और ठंड से अपने आप को बचाने के लिए जूते भी नहीं थे। नॉर्मल कपड़े वाले जूते दिए गए थे, जबकि ठंड से बचने के लिए फौजियों को स्पेशल टाइप के शूज दिए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों से तो लड़ना ही था, साथ ही साथ मौसम की विपरीत परिस्थितियों से भी उन्हें लड़ना था। चीनी सैनिकों से गढ़वाल राइफल लोहा तो ले रही थी, परंतु चीनी सैनिकों की संख्या टिड्डियों की तरह लगातार बढ़ती जा रही थी और भारतीय सैनिकों के पास युद्ध लड़ने के लिए जो सामग्री चाहिए होती है वो भी खत्म होती जा रही थी। लड़ाई के बीच में जब गोला बारूद, हथियार और जवानों की कमी होने लगी तो गढ़वाल राइफल्स की बटालियन को वापस बुला लिया गया। So please try and understand, sir. This is very, very critical. I'm losing jawans, I'm losing ammunition, sir. Listen to me. यहाँ भी हालात ठीक नहीं है। मदद पहुँचने में बहुत वक्त लग जाएगा। So do something, sir, please. Colonel, leave the post and go to Sela Pass, Bomdila. बहुतों ने कदम पीछे हटा लिए, परंतु जसवंत सिंह ने वहीं रहकर चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला लिया। मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब। हम अभी पीछे जाएंगे साहब जी। और कहने लगे, जिसे जाना हो जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मेरे रहते चीनी सेना भारत की धरती की 1 इंच भूमि भी कब्जा नहीं कर पाएंगे। चीनी सेना हावी होती जा रही थी, परंतु जसवंत के हौसले के आगे कोई भी चीनी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। चीनी सैनिकों के पास मशीन गन थी, जिसकी सहायता से वे भारतीय सैनिकों पर भयंकर गोलाबारी कर रहे थे, परंतु भारतीय सैनिकों के पास एक साधारण सी राइफल थी जिसके आगे चाकू लगा होता था। जसवंत सिंह रावत ने दुश्मन के बंकर में घुसकर उससे मशीन गन छीनने की पूरी योजना तैयार कर ली थी और इस कार्य को करने के लिए उनके साथ लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई भी तैयार हो गए। ये तीनों जवान एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी सेना से मशीन गन छुड़ाना चाहते थे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलाबारी का सामना करते हुए चीनी बंकर के पास जा पहुंचे और महज 15 गज की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लाए और इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना बनकर रह गया। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह दोनों शहीद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत ने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूरा और सेला की मदद से एक फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और बंदूकें रखी। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो चीनी सेना को भ्रम में रख सकें कि भारतीय संख्या बड़ी संख्या में है और 3 जगह से
गोलीबारी कर रही है। नूरा और सेला के साथ साथ जसवंत सिंह तीनों जगहों पर जा जाकर हमला करते। जसवंत सिंह रावत कभी एक बंकर में जाते, वहां से गोली चलाते, फिर दौड़कर दूसरे बंकर में जाते और वहां से गोलियों की बौछार करते और इस तरह उन्होंने चीन के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया। चीनी सेना इस भ्रम में बनी रही कि भारतीय सेना बहुत बड़ी संख्या में है, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में गोलीबारी कर रही है। और इस तरह जसवंत सिंह ने 72 घंटे यानी कि 3 दिनों तक चीनी सेना को रोके रखा। मगर चीन की सेना को किसी तरह से यह जानकारी मिल गई कि भारतीय सेना के बंकरों में केवल एक जवान ने ही उन्हें 3 दिन से रोक कर रखा है। इस बात का पता चलने के बाद चीनी सेना ने उस बंकर को चारों ओर से घेर लिया जिसमें जसवंत सिंह रावत थे। चारों ओर से घिरे होने के बावजूद भी जसवंत सिंह ने हार नहीं मानी और वे बहादुरी से लड़ते रहे। लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। जसवंत सिंह के पास अब ना तो गोलियां बची थी और ना ही कोई और सपोर्ट, इसलिए चीनी सैनिकों ने उन्हें बंधक बना लिया। कहा जाता है कि इसके बाद चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह रावत का सिर कलम कर लिया था। जसवंत सिंह रावत का सर कलम करने के बाद जब चीनी सेना उनके सर को अपने सेना नायक के पास ले गई तो वो भी बहुत हैरान हुए। वो ये सोच में पड़ गए कि कैसे एक अकेला व्यक्ति 300 सैनिकों को मार सकता है और 72 घंटे तक उनकी सेना को रोके रख सकता है। तब चीनी सेना के कमांडर ने पूरे सम्मान के साथ जसवंत सिंह रावत का शव बंदूक में बंद करके एक पत्र के साथ भारत के पास भेजा, जिसमें यह लिखा था कि भारत सरकार बताए कि वे इस वीर को क्या सम्मान देंगे जिसने 3 दिन तक और 3 रात तक हमारी फौज को आगे नहीं बढ़ने दिया। जसवंत सिंह रावत की इसी बहादुरी की वजह से भारत सरकार ने उनके सम्मान में अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में जसवंत सिंह वॉर मेमोरियल की स्थापना करवाई। ये वही जगह है जहां जसवंत सिंह रावत ने अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ी और देश के लिए शहीद हो गए। जसवंतगढ़ सभी भारतीयों के लिए एक मंदिर है जहां उनसे जुड़ी चीजों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। राइफलमैन रावत को 1962 के युद्ध में चीनी सेना के खिलाफ इतनी बहादुरी से लड़ने के लिए उनके मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले ऐसे सैनिक हैं जिन्हें उनकी मौत के बाद भी प्रमोशन मिलता रहा। भारतीय फौज ने उन्हें सूबेदार के पद से रिटायर किया और इस दौरान उनके घर वालों को उनकी पूरी सैलरी मिलती रही। अरुणाचल प्रदेश के लोग आज भी नहीं मानते कि जसवंत सिंह रावत शहीद हुए हैं। उनका आज भी यह मानना है कि जसवंत सिंह रावत भारतीय सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जसवंत सिंह रावत की मदद कर रही 2 लड़कियों सेला और नूरा का क्या हुआ। स्थानीय लोगों का मानना है कि सेला के ऊपर एक ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें वह मारी गई और नूरा को चीनियों द्वारा पकड़ लिया गया। दोस्तों, वास्तव में कोई नहीं जानता कि इन दोनों ही लड़कियों के साथ क्या हुआ, सिवाय इसके कि इन दोनों ही बहादुर लड़कियों ने जसवंत सिंह रावत के साथ मिलकर चीनी सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और देश के लिए शहीद हो गईं। भारत सरकार द्वारा इन दोनों की याद में तवांग में सेला दर्रा और नूर नांग फॉल्स, जिसे जंग फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण कराया गया और इनकी कहानी भी इतिहास में कहीं खो गई। जब तक जसवंत सिंह रावत की बहादुरी और वीरता जिंदा रहेगी तब तक सेला और नूरा की कहानी भी जीवित रहेगी। और इसी के साथ इस वीडियो से अलविदा लेने का समय आ गया है। तो जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि किसी ने क्या खूब कहा है, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद, जय भारत।